बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 5। तो बेटा चैप्टर 5 से पहले कल हमने एक आपको असाइनमेंट भी दी थी, एक क्वेश्चन की। तो उम्मीद है बच्चों ने कर ली होगी। जी बेटा, की है आप लोगों ने? हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिया था। अपने माइक ऑन करके बताओ। किसी ने भी नहीं की? माशाल्लाह। चलो बेटा, ये अब आपने कल लाजमी करना है, ठीक है? डेली का काम डेली किया करो बेटा। तो अभी जो है वो हम अपने नेक्स्ट। जी बेटा, आप लोगों ने क्या? आपकी आवाज कट रही है। चलो खैर बेटा, इसको आपने कल जो है वो मुझे डिस्कस करना है। अभी हम न्यू चैप्टर पे आते हैं। तो बेटा नया चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हमारे पास इसका टाइटल जो है वो यहां पे डायनामिक्स है। तो चैप्टर का नाम डायनामिक्स है और इसके मेन 4 सेक्शन हैं। चैप्टर 5 एक लेंथी चैप्टर है और उसके 4 सेक्शन हमने पढ़ने हैं, जिसमें अभी हम सेक्शन ए को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए को जो टाइटल दिया है वो है मैस, वेट एंड ग्रेविटी। तो बेटा इस सेक्शन पे जाने से पहले यहां पे अगर चैप्टर 5 को देखें, इसका जो टाइटल है डायनामिक्स, ये क्या चीज है? डायनामिक्स का क्या मतलब है? बेटा डायनामिक्स से पहले पिछला चैप्टर आपने पढ़ा, उसका क्या नाम था बेटा? काइनेमेटिक्स। तो बता सकते हो इन दोनों में क्या फर्क है? काइनेमेटिक्स क्या चीज है? जी बेटा, वेरी गुड बेटा। काइनेमेटिक्स जो है वो बेसिकली, ये जरा काइनेमेटिक्स को हम देख लें, मैंने यहां पे लिख भी दिया है। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मोशन की स्टडी करते हो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट्स रीजन। रीजन की तरफ नहीं जाते आप, उसकी रीजन, उसकी काज को स्टडी नहीं करते। सिर्फ ये देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या उसने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो ये सारी बातें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जरा डायनामिक्स भी बता दें। जी बेटा, डायनामिक्स में आप इस बात को स्टडी करते हो कि मोशन क्यों हुई, मोशन किसने की, उसकी काज क्या है। बता सकते हो काज क्या होती है मोशन की? जी मेरे बच्चों, जी बेटा आप बताओगे मोहम्मद? मोशन की काज क्या होती है? पुश या पुल? पुश या पुल क्या होता है? फोर्स। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, फोर्स। तो बेसिकली हमने डायनामिक्स में क्या पढ़ना होता है? फोर्सेस को स्टडी करना है। फोर्सेस को स्टडी करेंगे और उसके जो इफेक्ट्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उनकी स्टडी है। तो हमारे इसमें 4 सेक्शन हैं। इन चारों में फोर्सेस और उसके इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये वाली बातें होंगी। तो बेटा चलो हम एक एमसीक्यूज भी आपसे पूछ लेते हैं। इस एमसीक्यूज में आपने बताना है कि ये किस ब्रांच में आ रहा है, इसमें क्या चीज स्टडी होगी, काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स। तो एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है उसको मैं बता रहा हूं। ए बॉल रोल्स डाउन अ हिल, एक पहाड़ से नीचे की तरफ एक बॉल आ रहा है। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब्स व्हाई द बॉल रोल्स फास्टर एज इट मूव्स डाउन द हिल। नीचे आते हुए बॉल फास्टर क्यों हो रहा है? डायनामिक्स। क्यों हो रहा है? रीजन की बात हो रही है, मोशन की रीजन को पूछा जा रहा है। और वो रीजन यहां पे क्या है, बता सकते हो बच्चों? ग्रेविटी। तो यहां पे काज क्या है? ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है और ग्रेविटी एक फोर्स है। तो इट मींस आप मोशन की काज की बात कर रहे हो, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो डायनामिक्स होगी।
तो बेटा ये तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के हवाले से हमने डिस्कशन की। अब हम आते हैं कि हमारा जो यहां पे सेक्शन ए है, डायनामिक्स का जो सेक्शन ए है, जिसको हमने टाइटल दिया मैस, वेट एंड ग्रेविटी, उसका पहला जो नॉलेज है उसे 5.1 कह रहे हैं और उसको भी एक टाइटल दिया है, और वो टाइटल क्या लिखा हुआ है? मैस एंड इट्स मेजरमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो बेटा इस नॉलेज में हमने मैस की स्टडी करना है, मैस क्या चीज है, और दूसरी बात जो डिस्कस करेंगे, इस मैस को मेजर कैसे करते हैं, इस मैस को मेजर कैसे किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि ये वाला नॉलेज जिन एसएलओस को कवर कर रहा है वो कौन से हैं। तो बेटा यहां पे 2 एसएलओस हैं जो इस नॉलेज में कवर होंगे। पहला एसएलओ अगर आप देखो तो उसमें क्या लिखा है? इलस्ट्रेट दैट mass is a measure of the quantity of matter in an object। mass क्या है? it is a measure of quantity of matter in a object। इसकी वजाहत हमने करना है कि mass कैसे quantity of matter है। तो ये पहला एसएल होगा। दूसरा जो एसएलओ है उसमें हमने क्या करना है? उसमें बेटा हमने जस्टिफाई करना है और इलस्ट्रेट करना है किस चीज को? यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो कि मैस को मेजर करता है। जो किसको मेजर करता है? मैस को। तो दूसरे एसएलओ में हम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के यूज को जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करने से मतलब क्या है यहां पे? बेटा जस्टिफाई करने का मतलब यह है कि हम इसको क्यों प्रेफर करें अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो मैस मेजरिंग अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उस पर इसको क्यों प्रेफर करते हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यह हमारी जस्टिफिकेशन होगी कि हम इसको यूज कर रहे हैं। और दूसरा इसके यूज को इसको यूज कैसे करना है, यह इसकी इलस्ट्रेशन होगी। अच्छा, हमने इसका जो इंटरनल वर्किंग है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, हमने उसकी तरफ नहीं जाना, हमने सिंपल 9th लेवल पे इसको अंडरस्टैंड करना है। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले तो हम यहां पे बात करते हैं कि हां जी बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का इफेक्ट देखना है। किसको देखना है? अगर आप फोर्स के इफेक्ट को देखना चाह रहे हो, फोर्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो कैसे बिहेव करता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो उस रिस्पॉन्स को समझने के लिए मैं आपसे क्या पूछता हूं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या वो फौरन मोशन में आ जाता है? हां जी बेटा, क्या वो आसानी से मूव करना शुरू कर देगा? अगर ट्रक है, आप ट्रक के ऊपर फोर्स लगाते हो तो क्या वो मूव करना शुरू कर देगा? नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ वो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो एक रुकावट पेश कर रहा है। किसके अगेंस्ट? उसकी स्टेट को आप तब्दील करना चाह रहे हो, तो उस तब्दीली के खिलाफ वो क्या कर रहा है? एक अपोजिशन दे रहा है। वो चाह रहा है कि उसकी स्टेट में तब्दीली ना आए। तो इसका मतलब है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट ने एक अपोजिशन देनी है। उस ऑब्जेक्ट ने क्या करना है बेटा? एक अपोजिशन देनी है अगेंस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। उसकी स्टेट में तब्दीली के खिलाफ एक अपोजिशन ऑफर की जाएगी। अब ये वाली जो अपोजिशन है ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा? ये हमने बात करना है। बेटा अगर हमारे पास एक छोटा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के ऊपर हम अगर एक जैसी फोर्स लगाते हैं, 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाई और 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगाई, तो बताएं यहां पे दोनों क्या एक ही स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे? जी मेरे बच्चे, क्या होगा? जो बड़े वाला ऑब्जेक्ट है वो कोशिश करेगा अपनी उसी स्टेट को बरकरार रखे। उसके पास अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो अपनी हालत को ज्यादा बरकरार रख सकता है। किसके लिहाज से? छोटे ऑब्जेक्ट के लिहाज से।
तो फिर एक बात सामने आ गई कि जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता जाएगा, सेम मटेरियल की अगर बात करें, दोनों वुड के बॉक्स हैं, दोनों लकड़ी के बॉक्स हैं, और एक ही मटेरियल के ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करते जाओगे, तो उस केस में उसकी जो अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। बेटा ओपोजिशन किसको, अगेंस्ट द चेंज इन स्टेट, स्टेट में तब्दीली को अपोजिशन, स्टेट में तब्दीली के खिलाफ जो अपोजिशन है उसकी बात हो रही है। तो बेटा एक बात क्लियर हो गई, लार्जर द साइज लार्जर विल बी अपोजिशन। और ये अपोजिशन वाली बेटा जो बात कर रहा हूं मैं, ये हर मटेरियल ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी ये बाय नेचर प्रॉपर्टी है कि उन्होंने अपोजिशन देनी है, कोई ज्यादा अपोजिशन देगा और कोई कम अपोजिशन देगा, अपोजिशन तो होनी है। तो लार्ज ऑब्जेक्ट ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा और स्मॉल ऑब्जेक्ट कम अपोजिशन ऑफर करेगा। चलो ये बात हमने समझ ली। इसके अलावा क्या ये अपोजिशन किसी और चीज पर भी डिपेंड करती है? साइज पर ही बात तो कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास ये मैंने यहां पे दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक मेटल का बॉक्स है और एक वुड का बॉक्स है। इन दोनों का साइज सेम है, इन दोनों का साइज, अब साइज को मैंने सेम करके बात करनी है। अब इन दोनों के ऊपर भी हम एक जैसी फोर्स लगाते हैं, 10 न्यूटन सपोज करो, 10 न्यूटन अज्यूम कर लें अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक जैसा पुश दिया जा रहा है। तो बताएं यहां पे अब ये क्या दोनों में एक जैसी मोशन पैदा होगी, दोनों क्या एक जैसी मुखालफत देंगे? जी बेटा नहीं। कौन ज्यादा मुखालफत देगा? मेटल बॉक्स। मेटल बॉक्स ज्यादा रुकावट पेश करेगा, वो अपनी हालत को बरकरार रखने की ज्यादा सलाहियत रख रहा है। तो फिर अपोजिशन एक और फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, और वो कौन सा है? मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दो चीजों के ऊपर ये अपोजिशन वाला फैक्टर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब ये जो साइज या मटीरियल तब्दील होने से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से अपोजिशन जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है? तो बेटा कोई आता है ज़हन में क्या चीज यहां पे तब्दील होती है जब आप साइज तब्दील करते हो या आप मटीरियल तब्दील करते हो? तो बेटा जी बेटा मैथ को तो हमने भी जाना है, मैथ तक। मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तब्दील होता है, उसके तब्दील होने की वजह से ये अपोजिशन भी तब्दील होती है। और मैटर कैसे डिफाइन करते हो? मैटर के बारे में आइडिया है बच्चे? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसे आप मैटर कहते हो। क्लियर हो गया बेटा? ये तो हो गई मैटर की डेफिनेशन। मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में भी आपने ये पढ़ी होगी। अच्छा, अब मैटर डिपेंड किस पे करता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप एटम्स कहते हो या मॉलिक्यूल्स कहते हो, ऐसे बेटा। और जिसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा होगी, ओवरऑल मैटर भी उसमें ज्यादा होगा। तो अब मुझे यह बता सकते हो आप कि अगर मोर पार्टिकल मीन मोर मैटर, मोर पार्टिकल्स मीन मोर मैटर। अच्छा, अब ये पार्टिकल्स की तादाद अगर साइज बढ़ाएंगे तो तब भी क्या होगा? पार्टिकल्स की तादाद बढ़ जाएगी। लकड़ी का छोटा डब्बा लो और लकड़ी का बड़ा डब्बा लो, तो उस केस में क्या होगा? बड़े डब्बे में ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? ज्यादा पार्टिकल। अभी मैटर की तरफ डिस्कशन कर रहे हैं, तो पार्टिकल ज्यादा, इसका मतलब मैटर भी उसमें ज्यादा होगा। इवन लकड़ी है लेकिन बड़ा साइज करने से उसमें मैटर की मिकदार बढ़ जाती है। एक तो ये साइज के हवाले से बात हो गई। इवन मटेरियल के साथ भी बात करती है कि आपके पास मैंने ये दो यहां पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट हैं। इनके अंदर जो आपको ये सर्कल से नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली पार्टिकल्स हैं। ये क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। तो इन दोनों का साइज तो मैंने सेम रखा हुआ है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि इवन साइज सेम है लेकिन इनमें पार्टिकल्स की तादाद क्या है? डिफरेंट है। पार्टिकल्स की तादाद क्या है बेटा? डिफरेंट है। और ये डिफरेंट क्यों है बेटा? ये मटेरियल पर डिपेंड कर रहा होता है।
कुछ मटेरियल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। और कुछ में पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो इसमें पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस ज्यादा है और यहां पे पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस कम है, इसलिए सेम वॉल्यूम के अंदर यहां पे पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा हो गई, तो मैटर भी इसमें ज्यादा होगा। तो ये उस बात की जस्टिफिकेशन है कि जब मटेरियल चेंज होता है तो कैसे पार्टिकल्स की तादाद चेंज होती है। हर मटेरियल के अंदर उसके अकॉर्डिंगली एटम्स की अरेंजमेंट है, क्लोजली पैकिंग उसके अकॉर्डिंगली है, मटेरियल डिपेंडेंट बात करते हैं यहां पे। तो बेटा ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मोर पार्टिकल्स मोर मैटर, अब इस मैटर की मिकदार को अगर हम मेजर कर लें, मैटर की मिकदार को मेजर कर लें तो उसको हम मैस कहते हैं। तो मैस बेसिकली क्या है? इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की मिकदार की पैमाइश कर लो, वो आपके पास मैस है। तो ये आपने मैस की जो है वो डेफिनेशन कर ली और इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि मैस एक्चुअली मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझना पड़ेंगे। बेटा मुझे बताओ, अगर मोर मैटर है तो इसका मतलब मोर मैस है, और अगर मोर मैस है तो अपोजिशन भी, वो जो स्टेट को तब्दील करने के खिलाफ अपोजिशन है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर मैस मोर अपोजिशन, लेस मैस लेस अपोजिशन। तो एक बात तो आपने ये भी सीख ली कि मैस के बढ़ने के साथ वो जो अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। ये अपोजिशन किसको मिल रही होती है? किस तरह की अपोजिशन है? स्टेट के खिलाफ। स्टेट के खिलाफ ये अपोजिशन है। स्टेट को आप तब्दील करना चाह रहे हो और ऑब्जेक्ट कोशिश करता है कि स्टेट में तब्दीली ना आए। अच्छा, स्टेट जब तब्दील होगी तो बता सकते हो उस वक्त स्पीड में तब्दीली आएगी, और स्पीड में तब्दीली का मतलब क्या चीज प्रोड्यूस होगा बेटा? स्पीड तब्दील हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? स्पीड या वेलोसिटी तब्दील हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। अब मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक छोटा ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम क्या करते हैं कि फोर्स लगा रहे हैं। इसकी मैस ज्यादा है, इसकी मैस को स्मॉल एम कर लो, इसकी मैस को कैपिटल एम कर लो, और जो कैपिटल एम है वो ग्रेटर है स्मॉल एम से। अब इन दोनों पे जब फोर्स लगाएंगे एक जैसी, तो बता सकते हो कि किसके अंदर किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किस में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा? छोटे में। इसका मतलब इसने एक्सेलरेशन इसमें आसानी से प्रोड्यूस हो गया, इसकी स्टेट में आसानी से तब्दीली आ गई। मोर मैस मोर एक्सेलरेशन, सॉरी मोर लेस मैस मोर एक्सेलरेशन, और मोर मैस लेस एक्सेलरेशन। तो फिर आप मैस को ऐसे भी कह सकते हो कि जिस ऑब्जेक्ट की मैस ज्यादा होगी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल होगा। तो इसी बात को मैंने यहां पे लिख भी दिया है, मैस कैन बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ द अपोजिशन अगेंस्ट द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के अगेंस्ट अपोजिशन है। बड़ी मैस होगी तो एक्सेलरेशन को अपोजिशन भी ज्यादा होगी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? ये बुक्स के अंदर लाइनें हैं, ये अहम पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इस तरह से फिर आपने मैस को डिफाइन किया। पहले आपने क्या किया? मैस को कैसे डिफाइन किया आपने? मैस इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। और या ऐसे भी कह सकते हो, मैस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन, मैस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो डेफिनेशन हो गई, और तीसरी डेफिनेशन क्या बना दी है? मैस कैन बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट एक्सेलरेशन। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। मैस को तीन तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? अब आते हैं बेटा कि जो मैस है, क्या ये ऑब्जेक्ट की अगर लोकेशन बदलें, ऑब्जेक्ट की अगर
लोकेशन बदलें तो क्या वहां पे मैथ में तब्दीली आ जाती है? लोकेशन बदलने से तब्दीली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, चाहे आप उसको जुपिटर पे ले जाओ, मरकरी पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, हर जगह पे उसके जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो क्या होगी? सेम होगी। उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम होगा, और क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम होने का मतलब उसके अंदर मैथ सेम है। तो मैथ जो है वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि मैथ जो है इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लोकेशन। ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर हम यहां पे तब्दील भी कर दें तो मैथ्स में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको आपने याद रखो इसको। नेक्स्ट बेटा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, हाँ जी, मैथ स्केलर है या वेक्टर है? मैथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैथ को बयान करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, बताना नहीं पड़ता। आप ये नहीं कह सकते कि 10 किलोग्राम मैथ नॉर्थ की तरफ, ऐसा कहना पड़ेगा? ऐसा, ये तो एक मीनिंगलेस बात होगी। आप यहां पे 10 किलोग्राम के साथ कहोगे ये नॉर्थ की तरफ है। और जैसे आप सपोज करो कि एप्पल लेते हो किसी फ्रूट शॉप से, उससे कहते हो मुझे 10 kg एप्पल दे दो जो नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। किधर जा रहे हो? नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो। तो ये वाली बात क्या हो जाती है? मीनिंगलेस होती है। तो इस मैथ को बयान करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिंपली मैग्नीट्यूड से ही ये बयान हो जाती हैं। इस वजह से इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसको, इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास स्मॉल एम है, और इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है एसआई यूनिट, वो कौन सा है? वो है किलोग्राम। तो इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, इसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है बेटा। तो ये सारी बातें जो है ये हमने मैथ्स के हवाले से अंडरस्टैंड की। अब ये एक फिगर भी बनी हुई है जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट को जाहिर किया हुआ है, और इन सब के ऊपर मैथ की वैल्यू क्या लिखी हुई है? सेम लिखी हुई है। सबकी मैथ 72 kg है। कितनी बेटा? 72 kg। एक और चीज भी है जिसे आप वेट कहते हो, लेकिन अभी आपने वेट के बारे में पढ़ा नहीं है, वो हम उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं मैथ्स के हवाले से। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ मैथ्स। मैथ्स की मेजरमेंट की बात करेंगे। तो बेटा मैथ्स को मेजर करने के लिए हम बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, और जो बैलेंस है, जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो ट्रेडिशनल जो डिवाइसेज हैं वो भी यहां पे लिखे हुए हैं। एक होता है बीम बैलेंस है, ठीक है। इस बीम बैलेंस में क्या होता है कि इसमें ये एक पैन है, पैन मीन एक आपके पास सरफेस है जिसके ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखना होता है, जिसकी मैथ को आपने मेजर करना होता है। और इसके साथ हमारे पास एक बीम है, और इस बीम के साथ हम वेट हैंग करते हैं, और उस वेट की जो लोकेशन है वो यहां पे चेंज की जाती है, और लोकेशन चेंज करके हम यहां पे मैथ की मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन ये वाला तरीका जो है ये ज्यादातर जो फार्मेसी वाले हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनमें ये इस्तेमाल होता रहा है। तो इसके बाद हमने तो असल में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को स्टडी करना है। मैं सिंपली अभी आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से बैलेंस जो है वो ट्रेडिशनली यूज होते रहे हैं। एक हो गया बीम बैलेंस, और दूसरा है डबल पैन बैलेंस। ये तो नॉर्मली आपने देखा होगा, ये फ्रूट शॉप वाले भी इस्तेमाल करते हैं, और जो गलियों बाजारों में शॉप्स होती हैं वहां भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें कैसे इसको यूज किया जाता है? इसमें बेटा स्टैंडर्ड जो मैसेज है वो बनाई हुई है। वो जो बार्ड लेते हैं ना, जिनके ऊपर मैथ लिखी होती है, 100 ग्राम की मैथ है, 250 ग्राम की है, और फिर वहां पे 500 ग्राम की है, 1 kg की है, 2 kg की है, 3 kg है। ये स्टैंडर्ड मैसेज हैं। तो एक तरफ स्टैंडर्ड मैथ को रखा जाता है, और दूसरी तरफ उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसकी मैथ को हमने मेजर करना होता है। फिर हम इस बीम को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। और जब बैलेंस हो जाए बिल्कुल, तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया
उसकी मैस एग्जैक्टली उस वेट के बराबर है जो दूसरे पैन में रखा हुआ है। तो ये एक डबल पैन बैलेंस के हवाले से बात हुई। जो हमारा असल टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये क्या चीज है, ये भी इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ अगर आते हैं तो हमारे पास इसमें होता क्या है कि इसमें एक डिस्प्ले है, एक स्क्रीन नजर आती है आपको, और इसके पास एक यहां पे एक प्लेट है, वेइंग प्लेट, जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, और हमें फौरन इस डिस्प्ले के ऊपर एक डिजिट्स में वैल्यू मिल जाती है। किस में वैल्यू मिलती है बेटा? डिजिट्स में वैल्यू मिलती है, जैसे कि यहां पे लिखी भी है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, आपको पता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है, इसकी पहले थोड़ी जो है हम जस्टिफिकेशन के हवाले से बात करें, फिर हम इसके यूज को स्टडी करेंगे। तो बेटा इसमें आप देखो जरा कि इसको जो डिजाइन करते हैं टू मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी प्रिसीजन बहुत हाई है। इस डिवाइस की प्रिसीजन हाई है। हाई प्रिसीजन का मतलब बेटा क्या होता है, बता सकते हो बेटा? हाई प्रिसीजन से क्या मुराद है बेटा? हाई प्रिसीजन का मतलब होता है कि वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, उसका लीस्ट काउंट कम होता है। क्या होता है बेटा? उसका लीस्ट काउंट कम होता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नॉर्मली इस्तेमाल होता है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीग्राम है। 0.1 मिलीग्राम है। इस 0.1 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो किसके बराबर होगा बेटा? अगर आप इसको ग्राम में चेंज करना चाहोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे और ये बनेंगे ग्राम। और आप अगर इसको लिखते हो तो इसमें कितने जीरो एडिशनल डेसिमल पॉइंट के बाद आ जाएंगे? यहां पे 3, 1 2 3 और ये 0.0001 ग्राम। तकरीबन कितनी डेसिमल प्लेसेस हो गई बेटा? कितनी टोटल डेसिमल प्लेसेस काउंट करो जरा। 4 हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस के अंदर आ गई हैं। तो ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें करेक्ट वैल्यू देगा। यानी अगर बहुत छोटी मैथ है, थोड़ा सा भी मैथ का फर्क आ जाता है तो उसको भी ये मेजर कर लेता है। आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा मेजरमेंट के हवाले से, उसमें ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। तो बेटा एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसकी प्रिसीजन बाकी जो डिवाइसेस हैं उनके लिहाज से ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बैलेंस स्केल होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एक बीम बैलेंस बताया और एक डबल पैन बैलेंस बताया, ठीक है, इनके अंदर आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ती है। जैसे पैन बैलेंस में था, आप बैलेंस कर रहे थे, उसको मैनुअली कर रहे थे, वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। वो कैसी जॉब है बेटा? एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, ठीक है। और वहां पे एरर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, एरर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये फौरन आपने ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रखना है और इंस्टेंटेनियसली ये क्या करेगा? आपको वैल्यू दे देगा। और इसमें आपके वो जो बैलेंसिंग की वजह से जो ह्यूमन एरर आ सकता है वो भी नहीं आता। तो ये एडवांटेजेस की बात हो रही है। तो ट्रेडिशनल जो बैलेंसेज हैं उनके ऊपर ये भी एक कैच है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, वो क्या लिखा है कि इसके अंदर एक टेर फंक्शन होता है। बेटा टेर फंक्शन क्या चीज है? टेर फंक्शन होता है रीसेट टू जीरो। रीसेट टू जीरो से मतलब क्या है? अगर हम यहां पे इस तरफ आए तो इसके अंदर टेर फंक्शन क्या होता है? आपने सपोज करो किसी भी एक फ्रूट शॉप वाले के पास जाते हो, आप उससे एप्पल लेते हो, तो वो क्या करेगा? क्या वो इसके ऊपर डायरेक्टली एप्पल रखना शुरू कर देगा? नहीं, वो एक कंटेनर लेगा, एक उसके पास बाट होगा, उसके अंदर वो क्या करेगा? एप्पल्स को रखेगा और फिर उसको यहां पे रखेगा। लेकिन ऐसा करने पे होगा क्या? ये तो जो रीडिंग मिलेगी उसमें उस कंटेनर की रीडिंग भी आ जाएगी, वो उसकी मैथ भी ऐड हो जाएगी। इस तरह से तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक हो गया? तो फिर ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि आप कंटेनर की मैथ को यहां से एक्सक्लूड कर सकते हो। कैसे एक्सक्लूड करोगे? कि आप खाली कंटेनर को पहले इसके ऊपर रखोगे और इसको 0 पे सेट कर दोगे। किस पे सेट कर दोगे? 0 पे। जब इसका मतलब है कि आप कंटेनर के साथ ये 0 रीडिंग दे रहा है,
कंटेनर के साथ ये 0 रीडिंग दे रहा है। उसके बाद इसके अंदर अगर आप इसके ऊपर एप्पल रखते हो तो सिर्फ ये किसको मेजर करेगा? एप्पल्स की मैस को मेजर करेगा। बेटा मेरी बातें समझ आ गई हैं? तो ओवरऑल ये सारी जो बातें की हैं ये हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जस्टिफिकेशन के हवाले से डिस्कशन की है। अच्छा, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिससे आप बहुत स्मॉल मैस भी मेजर कर सकते हो, बहुत ही स्मॉल मैस भी मेजर की जा सकती है। जैसे आप गोल्ड की मेजरमेंट करना चाह रहे हो तो गोल्ड की मेजरमेंट जो है उसके लिए क्या होता है, स्पेशल जो है वो एक बैलेंस बनाया होता है जिसमें साइडों पे ग्लास होते हैं ताकि जो एयर वगैरह है वहां पे उसकी वजह से भी यहां पे किसी किस्म का कोई एरर ना हो। तो बेटा ये आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बातें की, बाकी जो बातें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।